आप सभी का आपके चैनल ई स्टडी केंद्र पर एक बार फिर से स्वागत है। मैं यूजी के बच्चों के लिए एक और होम साइंस का टेस्ट सीरीज़ लेकर हाजिर हूँ। ये हमारा 6वां टेस्ट सीरीज़ है। इससे पहले भी मैंने 5 टेस्ट सीरीज़ अपलोड की हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके पुराने वीडियोज़ जो टेस्ट सीरीज़ मैंने करवाए हैं उनको आप देख सकते हैं। साथ ही मैंने कुछ क्लासेस भी लिए हैं, उन क्लासेस को भी देख के आप उनको जो आपके सिलेबस के टॉपिक हैं उनको अच्छे से पढ़कर समझ सकते हैं, ताकि आपके जो परीक्षा होने वाले हैं उसमें आपके अधिक से अधिक प्रश्न सही हो और आप जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं आप उस कॉलेज में एडमिशन पा सकें। तो अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारे वीडियो होम साइंस से रिलेटेड वो लगातार देखते रहें और अपनी परीक्षा की प्रिपरेशन करते रहें। तो वीडियो अंत तक ज़रूर से देखिएगा और हमें बताइएगा कि आपके कुल कितने प्रश्न सही हुए। आइए प्रश्नों को देखते हैं। हमारा सबसे पहला प्रश्न है, फैशन का केंद्र है फ्रांस, नीदरलैंड, अमेरिका या भारत? तो ध्यान दीजिएगा, जो फैशन का केंद्र माना जाता है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। जो फ्रांस है इसे फैशन का केंद्र माना जाता है, यही फैशन का केंद्र है। नए नए फैशन आते हैं वहाँ से। नेक्स्ट है, सिलाई मशीन का आविष्कार किसने किया? तो ध्यान दीजिएगा, जो सिलाई मशीन का आविष्कार है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। इलियास होवे जो हैं इन्होंने सिलाई मशीन का आविष्कार किया। सिलाई मशीन का आविष्कार कब किया गया? तो 1846 में इलियास होवे द्वारा सिलाई मशीन का आविष्कार किया गया, जिसमें बड़े पैमाने पर कपड़े के उत्पादन में क्या मिली, जिससे क्या हुआ कि बड़े पैमाने पर कपड़े के उत्पादन में मदद मिली। क्योंकि उससे पहले लोग कपड़े को किससे सिलते थे? हाथ से। विभिन्न प्रकार की स्टिच होती थी, उससे क्या करती थी, साधारण तुरपाई, बखिया, इस तरह के सिलाइयों के माध्यम से लोग कपड़े सिलकर पहनते थे हाथों से, सुई के माध्यम से। लेकिन जैसे ही सिलाई मशीन का आविष्कार हुआ तो कपड़े की सिलाई के क्षेत्र में क्या आ गई, क्रांति आ गई और बड़ी मात्रा में कपड़े का उत्पादन होने लगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि किस वर्ष सिलाई मशीन को पैरों से चलने के लिए पांव चक्की ट्रेडल विकसित किया गया? तो ध्यान दीजिएगा, जो पांव चक्की ट्रेडल होता है जिससे सिलाई मशीन क्या होता है, उपयोग करना और भी सरल हो जाता है। तो इसका जो आविष्कार हुआ यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 1859 में। अब किसने किया? तो इसाक सिगर जो थे, सिंगर ने सिलाई मशीन को हाथों के से करने योग्य बनाया। ये जो हाथों के अलावा क्या किया, इसको पांव चक्की ट्रेडल विकसित किया, जिससे कि क्या हो गया, सिलाई मशीन का यूज़ करना और आसान हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि किस शताब्दी में मेलों और बाजारों के माध्यम से जनसाधारण को फैशन उपलब्ध कराए गए? ध्यान दीजिएगा, मेलों और, जैसे कि आपके भी शहर में या फिर आप जहाँ भी रहते हो वहाँ तरह तरह के मेले आयोजित होते हैं। उन मेलों में क्या होता है, लोगों को कई ढेर सारे दुकान दिखाई देते हैं जिन पे अनेक प्रकार की वैरायटीज़ के सामान मिलते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है कि मेलों और बाज़ारों के माध्यम से जनसाधारण को क्या फैशन, वर्तमान में क्या ट्रेंड है, क्योंकि उस ज़माने में इतनी ज़्यादा सोशल मीडिया नहीं होती थी, इतनी ज़्यादा टेलीविज़न का लोगों के पास टेलीविज़न उपलब्ध नहीं थे कि लोगों को फ़ैशन के बारे में पता चल सके। तो लोग मेलों और बाज़ारों के माध्यम से फ़ैशन के बारे में जानकारी कब उपलब्ध करवाया गया? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो हो गया सी हो जाएगा, 19वीं शताब्दी में। 19वीं शताब्दी में पहली बार क्या किया गया कि जनसाधारण के जेब के अनुकूल फैशन उपलब्ध कराए गए थे। जेब के अनुकूल मतलब कि उस ज़माने में लोग, जैसे कि ज़्यादातर फैमिली क्या होती थी, बहुत ही लो क्लास, मिडिल क्लास फैमिलीज़ होती थी, उनकी जो इनकम होती थी वो बहुत ज़्यादा नहीं होती थी, और उसके हिसाब से सबसे ज़्यादा जो कपड़े क्या हैं, उनके जो समाज में जिस वर्ग के लोग ज़्यादा थे उनके आधार पे कपड़े उपलब्ध कराए गए। वैसे कपड़े तो सभी लोगों के हिसाब से उपलब्ध होते हैं, लेकिन जिनकी तादाद ज़्यादा थी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि जिस तरीके के फैशन
से फैशन बदलता है उसे सामान्यतः यहाँ पे पूछ रहा है कि किस रूप में जाना जाता है। फैशन संकल्पना, फैशन चक्र, फैशन प्रस्तुति या ए तथा बी दोनों। तो ध्यान दीजिए, जिस हिसाब से जो फैशन है वो बदलता है उसे हम क्या कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो होता है इसे हम ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, इसे फैशन चक्र कहते हैं। फैशन चक्र मैंने आपको इससे पहले वाले टेस्ट सीरीज़ में पढ़ा रखा है कि ये जो क्या होता है कि फैशन चक्र में कुल 5 स्तर होते हैं। शुरू में कोई भी फैशन क्या होता है, अस्तित्व में आता है, फिर उससे लोग प्रचलित होते हैं, पहचान में आता है, फिर वो एक समय होता है कि वो अपने शीर्ष पे पहुंच जाता है, बहुत सभी हर तरफ से उसकी डिमांड होने लगती है, अधिक से अधिक लोग उसको परचेस करके पहनने लगते हैं। फिर धीरे धीरे उसकी डिमांड कम होने लगती है और एक समय आता है कि लोग उससे ऊब चुके होते हैं और वो अप्रचलित हो जाता है। तो इसे याद रखिएगा, इससे हमेशा एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको रेडी रही कि हो सकता है इस बार भी इससे प्रश्न आए। नेक्स्ट है कि फैशन चक्र को प्रदर्शित किया जाता है वृत्त से, त्रिभुज से, घंटी आकार से या आयताकार से। तो ध्यान दीजिएगा, जो फैशन चक्र है इसको ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, घंटी आकार से, यानी ऐसे फैशन उठा, ऊंचाई पे पहुंचा, फिर ऐसे नीचे इसकी डिमांड गिरती गई और एक स्तर पे आके वापस वो उसी जहाँ से उठा था वहीं पे पहुंच जाता है। तो ये घंटी का आकार बन गया ना, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि फैशन खुदरा व्यापार को कितने भागों में बांटा गया है। तो ध्यान दीजिएगा, जो फैशन खुदरा व्यापार है उसको हम ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा 3 भागों में बांटते हैं। पहला क्या होता है, इकाई स्टोर, दूसरा क्या होता है, विभागीय स्टोर, और तीसरा क्या होता है, श्रृंखला स्टोर। इसे याद रखिएगा, इकाई स्टोर, विभागीय स्टोर और श्रृंखला स्टोर, यानी कुल मिला के फैशन खुदरा व्यापार को 3 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि दृश्य व्यापार डिजाइनर का कार्य है। यह मुख्य रूप से जो केस में प्रदर्शन है, दुकान में सामान व्यवस्था, आकर्षक प्रचार कार्यों की संरचना या उपयुक्त में से सभी। तो ध्यान दीजिएगा, जो मुख्य व्यापार डिजाइनर का जो कार्य क्या होता है, वो क्या करता है, आकर्षक प्रचार कार्यों की संरचना करता है कि कैसे वो अधिक से अधिक कपड़ों के बारे में प्रचार करे कि उसकी डिमांड बढ़े। दुकान में सामान व्यवस्था करता है कि हर तरह के सामान जो फैशन से रिलेटेड है उसके दुकान में अवेलेबल हो। और यह मुख्य रूप से जो केस में प्रदर्शन हो, हर मतलब कि कहने का तात्पर्य है कि वो अपने फैशन को अधिक से अधिक प्रदर्शित कर सके ताकि उसकी चीज़ों की डिमांड बने। तो ये सभी सही हो जाएंगे, या फिर ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति कपड़ों और परिधानों की रचना का विशिष्ट कार्य करते हैं। किस रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति जो होते हैं, दृश्य व्यापार डिज़ाइनर, फैशन डिज़ाइनर, सेट डिज़ाइनर या आंतरिक डिज़ाइनर। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जो फैशन डिज़ाइनर के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति होते हैं वो कपड़ों और परिधान की रचना का विशिष्ट कार्य करते हैं। ये क्या करते हैं, तरह तरह के फैशन के आधार पे, अपनी नई नई जानकारियों के आधार पे ये तरह तरह के कपड़े का निर्माण करते हैं, जिससे कि क्या होता है, फैशन जगत में नए नए डिज़ाइन, नए नए कपड़े आते रहते हैं। तो ये कौन करता है ये कार्य, फैशन डिज़ाइनर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि जो डिज़ाइनर मुख्य रूप से चलचित्र, टेलीविज़न के लिए, नाटकों के लिए डिज़ाइन की रचना करते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाएंगे, सेट डिज़ाइनर, फैशन डिज़ाइनर, आंतरिक डिज़ाइनर या सेट आंतरिक डिज़ाइनर। ध्यान दीजिएगा, ये किसी टेलीविज़न के लिए, सीरियल्स के लिए ये अपनी डिज़ाइन अवेलेबल करवाते हैं, तो ये हो जाएंगे, किसी सेट से रिलेटेड होगा नाटकों के, तो ये हो जाएगा ए, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ये ऐसे डिज़ाइनर जो होते हैं वो सेट डिज़ाइनर होते हैं। ये मुख्य रूप से नाटक के अनुसार शैलियों और डिज़ाइन आलेख करते हैं और उसी कहानी के अनुसार पात्रों के कपड़े बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि कोई हिस्टोरिकल सीरियल चल रहा हो तो हिस्ट्री के हिसाब से उस पात्र का, अब जैसे कि मान लीजिए जोधा अकबर सीरियल है तो उसमें
अकबर का उस समय क्या पहनावा था, तो जो कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर, जो सेट डिज़ाइनर होगा उसी हिसाब से उसका कपड़ा डिज़ाइन करेगा। उनकी जो रानियां थी उन उस ज़माने में वो कैसा कपड़ा पहनती थी उसके हिसाब से उनका कपड़ा डिज़ाइन करेगा। तो ऐसे डिज़ाइनर जो होते हैं वो क्या हो जाएंगे, सेट डिज़ाइनर कहलाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि वह डिज़ाइनर का प्रमुख लक्ष्य कार्य को पूरी तरह निर्देश के अनुसार बनाना होता है कहलाता है। कौन से डिज़ाइनर का प्रमुख लक्ष्य कार्य को पूरी तरह निर्देश के अनुसार बनाना होता है कहलाता है? सेट डिज़ाइनर, आंतरिक डिज़ाइनर, प्रवक्ता डिज़ाइनर या फैशन पूर्वानुमान डिज़ाइनर। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो हो जाएगा ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। जो आंतरिक डिज़ाइनर वह डिज़ाइनर है जिसका प्रमुख लक्ष्य कार्य को पूरी तरह निर्देश के अनुसार बनाना होता है, वो क्या कहलाएगा, वो आंतरिक डिज़ाइनर कहलाएगा। ध्यान दीजिएगा, उसको जैसा निर्देश दिया गया रहेगा उसी निर्देश के हिसाब से वो कपड़ों को क्या करेगा, डिज़ाइन करेगा। तो ऐसे डिज़ाइनर को हम कहेंगे आंतरिक डिज़ाइनर। आंतरिक डिज़ाइनर विभिन्न स्थानों पर कार्य करते हैं, जैसे खुरदुरा दुकानों पर, घर रहकर, दफ्तर या अस्पतालों, होटल इत्यादि। इनका प्रमुख कार्य किसी विशेष स्थल को ऐसी आंतरिक रूप देना होता है जो उनके सौंदर्य, सुरक्षा, क्रियाशीलता में क्या करती हैं, वृद्धि करता हो। ध्यान दीजिएगा, दफ्तर के जो कपड़ों की डिज़ाइन होती है वो अलग होती है, अस्पतालों में जो लोग पहनते हैं उनकी भी डिज़ाइन, होटल में, तो ये क्या हो जाएंगे, ये आंतरिक डिज़ाइनर। उनको जैसे निर्देश दिए रहते हैं, लक्ष्य कार्य को पूरी तरह से निर्देश के अनुसार बनाना होता है, ये होते हैं आंतरिक डिज़ाइनर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से फैशन का खुरदुरा व्यापार क्या है? एक छोटा एकल इकाई स्टोर, विभागीय स्टोर, स्टोर श्रृंखला या उपयुक्त में से सभी। तो ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से फैशन का खुरदुरा व्यापार में क्या क्या आएगा, तो खुरदुरा में आ जाएगा छोटा एकल इकाई स्टोर को भी हम सम्मिलित करेंगे इसमें। ध्यान दीजिएगा, एक विभागीय स्टोर भी इसमें आ जाएगा, स्टोरों की श्रृंखला भी इसमें आ जाएगी। इसीलिए हम कहेंगे कि खुरदुरा व्यापार में हम किसको किसको शामिल करेंगे, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ये सभी यानी उपयुक्त में से सभी को हम खुरदुरा व्यापार फैशन में शामिल करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, फैशन का वह खुरदुरा व्यापार जो मालिक और परिवार द्वारा चलाए जाते हैं ऐसे स्टोर को कहते हैं। क्या होगा, मालिक और परिवार दोनों द्वारा चलाए जाते हैं और ऐसे स्टोर को हम कहते हैं छोटा एकल हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एकल इकाई स्टोर, स्टोर श्रृंखला, विभागीय स्टोर या केंद्रीय स्टोर। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो फैशन का वह खुदरा व्यापार जो होता है जो मालिक और उसके परिवार द्वारा चलाया जाता है, मतलब उसमें परिवार के मैक्सिमम लोग लगे हुए होते हैं और वो अपने द्वारा बनाई गई चीज़ों को वहाँ बेचते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, छोटल एकल इकाई स्टोर ये कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रश्न है कि विभागीय स्टोर से क्या तात्पर्य है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें ऑप्शन दे रहा है कि ऐसी दुकानों के पृथक भाग होते हैं जो विभागों के नाम से जाने जाते हैं, कपड़े के दुकान होते हैं, खेल का सामान, यांत्रिक सप्लाइयाँ या फिर उपयुक्त सभी। तो ध्यान दीजिएगा, विभागीय स्टोर से मतलब किसी एकल इकाई संस्था होती है, उसके विभिन्न विभाग होते हैं। विभागीय स्टोर में भी उसके सामान उपलब्ध होते हैं जो मेन दुकान पे भी अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ पे ये सारे जो क्या हो जाएंगे, उपयुक्त सभी, क्योंकि वहाँ पे अलग अलग दुकानों पे अलग अलग चीज़ें उपलब्ध होती हैं और कई भागों में दुकान बटे होते हैं और उन पे वो कोशिश करते हैं कि अनेक सामानों को अवेलेबल उपलब्ध करा सकें। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है कि ऐसी फुटकर दुकान जिनका एक ही ब्रांड और केंद्रीय प्रबंध होता है और समानता इनकी मानव कृति व्यावसायिक विधियां और पद्धतियां होती हैं कहलाती हैं स्टोर श्रृंखला, स्टोर व्यापार, स्टोर दुकानदारी या स्टोर प्रौद्योगिकी। तो ध्यान दीजिएगा, जब ऐसी फुटकर दुकान होती है जिसका एक ही ब्रांड हो और केंद्रीय प्रबंधन भी होता है, साथ ही साथ इनकी समानता, इनकी मानव कृति व्यावसायिक विधियां और पद्धतियां एक सी होती हैं, इनकी एक विधि होती है, तो ऐसे स्टोर को हम क्या कहते हैं,
तो ध्यान दीजिएगा, ये हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, स्टोर श्रृंखला कहलाती है। अभी तक मैंने जितने भी प्रश्नों को करवाया है, ध्यान दीजिएगा सब प्रश्न इंपॉर्टेंट है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर से करिएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि एक फैशन जगत से जुड़े हुए व्यक्ति के भीतर कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए? पूर्वानुमान योग्यता, विश्लेषणात्मक योग्यता, संप्रेषण योग्यता या उपयुक्त सभी? तो ध्यान दीजिएगा, अगर एक व्यक्ति है जो फैशन जगत से जुड़ा हुआ है तो उसके अंदर जो योग्यता होनी चाहिए, पूर्वानुमान की योग्यता होनी चाहिए कि आने वाले समय में किस चीज़ का फैशन आने वाला है। साथ ही साथ उसे विश्लेषण करने की भी योग्यता होनी चाहिए कि अभी जो फैशन चल रहा है, आगे पहले क्या चल रहा था और वर्तमान में क्या हो सकता है, तो इसका वो विश्लेषण कर सके। साथ ही साथ उसे बात करने की कला, संप्रेषण भी अच्छे से, कम्युनिकेशन स्किल भी उसकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि एक व्यापारी के लिए सही बातें हैं: सही व्यापार का चुनाव, सही संवर्धन, सही स्थान पर सही समय पर, सही मूल्य पर सही मात्रा में, उपयुक्त सभी। तो ध्यान दीजिएगा, व्यापार के लिए सही बातों में जो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही व्यापार का चुनाव और सही संवर्धन ये भी आ जाएगा। साथ ही साथ सही स्थान पर सही समय पर, साथ ही साथ सही मूल्य पर सही मात्रा में। और ध्यान दीजिएगा, जब हम जो सामान है उसको, उसकी कॉस्ट प्राइस क्या है और उसमें आपने मार्जिन कितना रखा है, उसके आधार पे अगर सही मूल्य पर और सही मात्रा में आप सामान बेचेंगे तो उस पे लोग का ध्यान जाता है। साथ ही साथ जिस चीज़ को बना रहे हैं आप उस स्थान पे बेचें। जैसे आप सर्दी के कपड़े ज़्यादा बना रहे हैं तो आप सर्दी वाले स्थानों पे, जहाँ पे ज़्यादा सर्दी पड़ती है वहाँ पे ज़्यादा उसकी डिमांड होगी। आप सूती कपड़े बना रहे हैं तो सूती कपड़े जहाँ लोग ज़्यादा पहनते हैं उन जगहों पे आप उनको बेचेंगे। सही जगह पे जब आप अपने कपड़ों को बेचेंगे तभी उनकी डिमांड बनी रहेगी। तो ये सभी चीज़ें को आपको ध्यान रखना होगा। आइए ध्यान दीजिएगा कि जो इससे पहले जो प्रश्न था कि फैशन से जुड़े जो पूर्वानुमान योग्यता होता है, विश्लेषणात्मक योग्यता और संप्रेषण, ये तीनों भी बहुत ज़रूरी है। इसी के आधार पे जो हम अपने व्यापार को क्या करते हैं, बहुत अच्छे से आगे और कुशलतापूर्वक बढ़ाते चले जाएंगे। क्योंकि जैसे पूर्वानुमान योग्यता से क्या होती है कि हम पूंजी कमाने के लिए फैशन प्रवृत्तियों के बारे में काफ़ी आगे की सोच रखने की क्षमता होती है हमारे अंदर। हम पूर्वानुमान से समझ जाते हैं कि हमें और कितनी पूंजी की ज़रूरत पड़ेगी, हमारे बिजनेस कितना बढ़ने वाला है, हम कितना और मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं और कितना बेच सकते हैं, जिससे व्यापारियों को अधिकतम लाभ हो सके। विश्लेषण योग्यता से क्या होगा, इसका अर्थ है कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था की जानकारी हो, अपनी कंपनी के अर्थव्यवस्था की जानकारी हो, जिससे कि इस जटिल कारकों के समूह को इस प्रकार सुलझाएं। जैसे जटिल कार्य की मतलब बिजनेस में कई ऐसी समस्याएं आती हैं जो बहुत परेशान करती हैं, जो जटिल समस्याएं होती हैं उनको हम अच्छे से, विश्लेषणात्मक योग्यता अगर रहेगा तभी हम विश्लेषण करके, एनालिसिस करके उसको सुलझा पाएंगे। और इसमें संप्रेषण योग्यता भी, बातचीत की कौशल, उचित विज्ञापन देना, ये सभी शामिल है। तो यहाँ पे भी उपयुक्त सभी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इससे पहले वाला जो प्रश्न था इसमें भी उपयुक्त सभी था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि फैशन व्यापारियों के प्रमुख विभाग हैं: व्यापारी प्रभाग, विक्रय और संवर्धन प्रभाग, वित्त और नियंत्रण प्रभाग। यहाँ पे विभाग होगा, ध्यान दीजिएगा, विभाग या उपयुक्त सभी। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो हम एक फैशन व्यापारियों के मुख्य विभाग जो होंगे, तो यहाँ पे व्यापारी विभाग भी होगा। विभिन्न व्यापारियों से हमारा संपर्क होना चाहिए, चाहे वो फैशन को विभिन्न कपड़ों का फुटकर बड़ी मात्रा में कच्चे कपड़े अवेलेबल करवाने वाला हो, चाहे भी वो हमसे माल खरीदने वाला हो, हमारे मैन्युफैक्चरिंग गुड्स को परचेस करने वाला हो। साथ ही साथ विक्रय और संवर्धन विभाग का भी बहुत मुख्य भूमिका होती है, क्योंकि विक्रय विभाग ही तो नए नए मार्केटों को खोजता है और हमारे बनाए हुए जो उत्पाद होते हैं उनको बेचने का कार्य करता है और अधिक से अधिक विक्रय को बढ़ाता है। वित्त और नियंत्रण विभाग, हम अपने पैसे को कैसे
कम से कम प्रयोग करके अधिक से अधिक लाभ कमाएं, अपने खर्चों को कम करें, ये सभी चीज़ ये विभाग देखता है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। फैशन व्यापारियों के प्रमुख विभाग हैं तो ये सभी आ जाएंगे। इसके अतिरिक्त ध्यान दीजिएगा, जो प्राचलन विभाग होता है, साथ ही कार्मिक और शाखा स्टोर विभाग भी इसमें शामिल है। स्टोर करके रखना, जब उसकी डिमांड फिर से आ जाए हम उसको फिर से मार्केट में अवेलेबल करवा दें। तो जब हमारे पास स्टोरेज की सुविधा रहेगी तभी ना हम ऐसा कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि बाजार का मनोवृत्तिपरक विभाजन से तात्पर्य क्या है। यह सम्मोहन सामाजिक गतिविधियों के अनुसार होता है, अभिरुचियों, मनोविनोद, संबंधित कार्यों, आवश्यकताओं और अपेक्षाओं पर आधारित होता है, या फिर ए तथा बी दोनों हो जाएगा, या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, जो बाजार का मनोवृत्तिपरक विभाजन से तात्पर्य क्या है, मानसिक रूप से विभाजन, जो सोच होती है मनुष्य की सोच के आधार पे, तो ये सम्मोहन सामाजिक गतिविधियों के अनुसार होता है। लोगों की जैसी रुचि होती है, जैसा डिमांड होता है, उसके आधार पे बाजार का विभाजन। साथ ही साथ सभी लोगों की रुचि, जो अभिरुचि, जो इंटरेस्ट होता है, वो सभी लोगों का एक जैसा नहीं होता है, सबका पसंद अलग होता है और सबकी सोच अलग होती है। तो उससे संबंधित कार्यों को ध्यान में रखकर लोगों की अपेक्षाओं के आधार पे भी बाजार का विभाजन होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों हो जाएगा सही। तो यहाँ पे सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि बाजार जो मुख्य रूप से जनसंख्या, आयु, जेंडर, व्यवसाय, शिक्षा और आय पर आधारित होता है कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, जिन लोगों ने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंडों पे भी हमारे इस वीडियो को शेयर करें, ताकि जो लोग इस होम साइंस से संबंधित स्टडी कर रहे हैं उनको ये वीडियो अवेलेबल हो सके और वो भी इससे अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और जो लोग अभी नए जुड़े हैं हमारे चैनल से, वो कहाँ से हैं और अपनी स्टडी कर रहे हैं और वो किस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहें, हमें कमेंट करके आप ज़रूर से बताइएगा। और आपको हमारा टेस्ट सीरीज़ कैसा लगा ये भी हमें कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। तो ध्यान दीजिए, इसका क्या आंसर हो जाएगा कि इसमें पूछ रहा है कि बाजार जो मुख्य रूप से जनसंख्या, आयु, जेंडर, व्यवसाय, शिक्षा और आय पर आधारित होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, भौगोलिक विभाजीकरण बाजार, जननांकी विभाजीकरण बाजार, व्यवहारगत विभाजीकरण बाजार, या उपयुक्त में से सभी। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें जनसंख्या भी आ रही है, आयु भी आ रहा है, जेंडर भी आ रहा है, व्यवसाय भी आ रहा है, शिक्षा भी आ रहा है और आय। तो ऐसे जो ये सभी चीज़ों को शामिल करने वाला जो बाजार होता है उसको हम कहते हैं, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, जननांकीय विभाजीकरण बाजार, ऐसे बाजार को कहते हैं। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको याद रखिएगा। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और अभी भी अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। और एक चीज़ और है कि आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं और लाइक नहीं करते, हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर से किया करिए और एक अच्छा सा कमेंट भी किया करिए मोटिवेशन के लिए। आपके कमेंट और लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं अधिक से अधिक वीडियो बना सकूं। तो थैंक यू एवरीवन।